Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा सेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आपका एक पूरा चैप्टर है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे तो आज की स्लाइड में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब है कि किस तरीके से डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड है, उसमें कितना चेंज आता है, परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये देखा जाता है टू द इन द अदर इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे सच एज प्राइस, कंज्यूमर इनकम, रिलेटेड गुड्स। अगर इनमें चेंज आता है, वो किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आता है। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल। अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब जैसे और दूसरे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका प्राइस, कंज्यूमर का इनकम, आपके रिलेटेड गुड्स। मतलब कितना परसेंटेज चेंज अगर इकोनॉमिक वेरिएबल में आता है तो कितना परसेंटेज चेंज जो है वो आपके क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड के अंदर आता है, यही आपका पर्टिकुलर बोला जाता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी समझिए यहाँ पर, इलास्टिसिटी का मतलब अगर प्राइस में या किसी और फैक्टर में चेंज करते हैं तो डिमांड में कितना चेंज आता है, वो इलास्टिसिटी होता है। हायर इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर में जो डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आना। और लेस कहते हैं ना इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब अगर आपने प्राइस बढ़ा भी दिए या कम भी कर दिए ना, तो भी गुड्स की जो डिमांड है उस पर कोई भी ज्यादा इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो इनइलास्टिक है। और वही अगर ये हाईली इलास्टिक है तो यानी आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा चेंजेस कस्टमर के डिमांड में दिखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये चार्ट है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आपके टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी एंड फोर्थ इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं। जो फर्स्ट के थ्री हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। अब यहाँ पे पूछते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो आपकी ये चीज देखती है कि अगर हम प्राइस में कोई भी चेंज करते हैं, परसेंटेज प्राइसिंग चेंज इन प्राइस, तो उससे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर 10% प्राइस है कॉफी के बढ़ गए हैं, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, 10% बढ़ गए हैं, तो उस 10% का जो प्राइस बढ़ा है कॉफी का, उससे कॉफी की डिमांड पे कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज फॉर्मूला है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा फॉर्मूले इसको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां से एक क्वेश्चन आपका, अगर मैं कहूँ 100% तो नहीं है, बट 50 to 60% चांस हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में आ जाए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से निकालते हैं, तो ये देखना होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डिमांड थी 100, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, 200। ठीक है, आप एक समझिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 200। ठीक है, तो अब ये बताइए कितना चेंज हुआ है आपकी क्वांटिटी डिमांड में। तो मैम 100 था, 200 हो गया, यानी 100 बढ़ गए। तो कितना चेंज हुआ यहाँ पे, 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, और ये आपके फॉर्मूले हैं। इसमें से क्वेश्चन देखिए, मैं फिर भी अभी भी कहूंगी कि 110% यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, कि आपका होगा ही होगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओरिजिनल आपकी 100 थी ना, मतलब बढ़ा कितना, 100 बढ़ा, चेंज कितना आया, 100 का चेंज आया। लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, मतलब शुरुआत की क्वांटिटी मैंने आपको 100 बताई थी। ठीक है, 100 बताई थी, तो 100/100 × 100, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। इसी तरीके से प्राइस होता है। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जो डिमांड है वो 4 से 5 इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, 4 है, फिर उसके बाद 5 हो गया है, तो आपका चेंज कितना आया? चेंज आपका 1 का है ना, 4 से एक एक बढ़ा तो चेंज आ गया आपका 1। और आपकी ओरिजिनल कितनी है शुरुआत का? 4 इंटू 100, इस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस दिया होगा तो प्राइस भी निकालना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका सॉल्व होता है, ये याद रखिएगा। बहुत बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, इसमें से टफ नहीं आएगा, आएगा भी तो। मैंने आपको बोला 40 to 60%, ज्यादा नहीं, 50 to 60% चांस है कि आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। इसके दो मेथड होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। एक परसेंटेज मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। एक आपका इसका ज्योमेट्रिक मेथड होता है, जिसमें लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपके डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज इसकी, ठीक है, याद करना। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसकी डिग्रीज से क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 5 तरीके के केसेस होते हैं आपकी इलास्टिसिटी को दिखाने के लिए। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और रिलेटिव इन इलास्टिक। अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहला आपका पॉइंट था, और इसके चार्ट्स को जो कर्व बना हुआ है उसको भी आपको ढंग से यहाँ पे देखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक। आप चार्ट देखो यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पर, कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। आप देख रहे हो 30 30 30, प्राइस जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस आपका सेम है, कांस्टेंट है, और डिमांड आपकी बढ़ रही है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इनफाइनाइट डिमांड होती है, ठीक है। इसका चार्ट ये देखिए, इनफाइनाइट, इसमें जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है ना प्राइस में, 30 से 32 भी हो जाता है प्राइस, या 30 से 28 प्राइस हो जाता है, तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी। स्लाइट अगर राइज हो जाता है डिमांड का, प्राइस का, तो आपका जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपकी जो इलास्टिक डिमांड होती है इसके अंदर, परफेक्टली के अंदर, इनफाइनाइट होती है, और आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में मैंने चेंज किया तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी, ये आपको इसमें याद रखना है। जितना जितना मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आप इतना ही याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आपको और टफ लेवल पे या घुमा फिरा के नहीं आते, ठीक है। फिर है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, उल्टा। अभी उसका कर्व कैसा बना था? हॉरिजॉन्टल था। आपने देखा होगा परफेक्टली इलास्टिक का जो कर्व था वो हॉरिजॉन्टल था। अब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल है। वर्टिकल इसीलिए है इसमें क्योंकि इसके अंदर देखिए प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो डिमांड है आपकी वो क्या हो रही है? कांस्टेंट। यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, इसीलिए ये परफेक्टली इनइलास्टिक। आपको याद कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। परफेक्टली इलास्टिक जो होता है ना, उसमें प्राइस कांस्टेंट होता है। अब परफेक्टली इलास्टिक का अगर आप उल्टा करते हो परफेक्टली इन इलास्टिक में, तो आप प्राइस पहले कांस्टेंट था, आप डिमांड को कांस्टेंट कर दीजिए, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता डिमांड में। अगर प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा हो, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, पर डिमांड तो आपकी 100 की 100 ही रहेगी, डिमांड आपकी यहाँ पर जीरो रहने वाली है। इसीलिए आपका जो डिमांड डीडी कर्व है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन टू द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। फिर आपका देखते हैं थर्ड टाइप, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर प्राइस में कोई सा भी चेंज आता है ना, तो जो डिमांड होती है ना उसमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं उस डिमांड को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। मतलब आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ग्रेटर होता है। 1 से ग्रेटर, ये याद रखना है आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1। एक तो आपको ये याद रखना है। हाईली इलास्टिक में आपको दूसरा ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, कि अगर प्राइस में कोई भी जो चेंज आ रहा है ना, प्राइस में अगर हमने कोई भी चेंज किया है, तो जो डिमांड में जो चेंज आएगा वो प्राइस से ज्यादा आएगा। कैसे? एग्जाम्पल समझिए, अगर मैंने प्राइस में देखा मैंने कि 10% चेंज आया, प्राइस जैसे मैंने देखा कि भाई प्राइस में 10% जो है वो डाउन है, मतलब फॉल हो गया प्राइस 10% से। मैंने आपको बोला कि भाई चॉकलेट के जो प्राइस थे वो 10% कम हो गए हैं, तो अब तो आपको पता है डिमांड जो होगी वो 50% से बढ़ जाएगी। कितना ज्यादा डिफरेंस आप देख रहे हो,
10% से कोई चीज कम हुई है, प्राइस कम हुई है, तो डिमांड 50% से बढ़ गई है, यानी आपकी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हाईली इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज लेस इलास्टिक, इसका उल्टा। अभी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो ग्रेटर देन 1 था, अब लेस इलास्टिक उल्टा कर दीजिए। इसको याद करना बहुत इजी है, ठीक है। इसको जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि जो आपका परफेक्टली इलास्टिक था उसके अंदर क्या था, आपका प्राइस कांस्टेंट था, ठीक है। जो आपका ईडी था वो इनफाइनाइट था, लेकिन अगर मैंने उसका उल्टा किया परफेक्टली इन इलास्टिक, तो उसके अंदर क्या बोला है, उसके अंदर आपकी डिमांड 0 है, क्योंकि डिमांड उसके अंदर डिमांड कांस्टेंट है। फिर मैंने हाईली इलास्टिक बोला, यानी ईडी जो है आपका वो ग्रेटर देन 1 है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होता है डिमांड का वो ज्यादा होता है प्राइस से। अब लेस इलास्टिक है तो उल्टा कर दीजिए, ईडी जो है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी अगर चॉकलेट के प्राइस अगर 10% से कम हो गए हैं, तो जो है वो आपका डिमांड जो होगी वो 5% से बढ़ेगी, खाली कम, यानी प्राइस से कम। और हाईली इलास्टिक में डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी प्राइस के कंपैरिजन, और यहाँ पर लेस इलास्टिक में क्या हुआ, उल्टा कर दीजिए, प्राइस से भी कम डिमांड। जितना भी परसेंटेज बढ़ा है, जैसे 10% चॉकलेट का प्राइस कम हुआ है तो 5% ही डिमांड बढ़ी है, तो प्राइस से कम। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस इन इलास्टिक। इलास्टिक यानी यह ईडी जो है वो स्मॉलर देन 1 होता है। फिर लास्ट है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब इक्वल समझ आइए, 1 के इक्वल होता है, इसके अंदर बराबर है। जो भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो इक्वल होगा चेंज इन प्राइस, इसीलिए इसको एडी इक्वल टू 1 बोलते हैं। कैसे? अगर 10% से चॉकलेट का प्राइस गिर रहा है तो 10% से ही डिमांड इंक्रीज होगी, यानी इक्वल। बहुत इजी है ये समझने के लिए, अगर आप इसको रिलेट करके देखेंगे। 10% चॉकलेट के प्राइस आपके जो है वो कम हो गए, तो 10% जो डिमांड है आपकी वो 10% से बढ़ गई, यानी इक्वल चेंज होगा आपका क्वांटिटी डिमांड और आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। ये आपका चार्ट है जिसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक ही चार्ट में आपको सारी कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, किस तरीके का कर्व बनेगा, किस तरीके का आपका बाकी सारी चीजें हैं। सबसे पहला ईडी इक्वल टू 0 होता है। 0 किस में होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक में। इसमें कोई भी चेंज डिमांड में नहीं होता, क्योंकि डिमांड कांस्टेंट होती है। क्यों नहीं चेंज होता? एसेंशियल्स ऑफ लाइफ गुड में जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ना, उनके अंदर डिमांड कांस्टेंट ही रहती है। इसका वर्टिकल लाइन में आपका डिमांड कर्व बनता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में मैंने आपको इन इलास्टिक में जो आपको बताया, ईडी जो है वो स्मॉलर देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए याद रखिएगा, ये जो हमारी जरूरत के सामान होते हैं ना, उसमें जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से आपका स्मॉलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इन इलास्टिक के अंदर होता है, जिसके अंदर आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्टीपर होता है। फिर ईडी इक्वल टू 1 जो होता है वो यूनिटरी इलास्टिक होता है। आपको बता दें इक्वल होता है नॉर्मल गुड्स के अंदर, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इसका चार्ट बनता है। मैंने सारे चार्ट्स उसमें दिखा रखे हैं। फिर आपका इलास्टिक आता है, जिसके अंदर ईडी जो है वो ग्रेटर देन आपका जो 1 से ग्रेटर होता है, लेकिन इनफाइनाइट से कम होता है। ये लग्जीरियस गुड्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपका ईडी इनफाइनाइट होता है परफेक्टली इलास्टिक के अंदर, जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इसका कर्व बनता है। इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड होता है विदाउट चेंज इन प्राइस। तो ये चार्ट आप बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक ही के अंदर ये बहुत एक बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में ईडी जो है मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईडी 0 से ग्रेटर होता है पर 1 से कम होता है, क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, 1 से कम इसीलिए है। 1 से कम क्यों होता है? अभी तो मैंने आपको बताया। लेस इलास्टिसिटी में बोला था ना मैंने आपको कि 1 से कम होता है। लेस इलास्टिसिटी जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, इतना ज्यादा नहीं, मतलब कम कम में चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए वो ईडी जो होता है वो आपका स्मॉलर देन 1 होता है। ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के बारे में है, जो आपकी जरूरत की जो चीजें हैं जिसके लिए आप लोगों को वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, इनलास्टिक होता है। देखिए अगर मेडिसिन है, आपका सॉल्ट वगैरह है, तो अगर इसमें प्राइस बढ़ भी जाते हैं या कम भी हो जाते हैं तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, आपको वो खरीदना ही होता है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर बोली गई है। फिर है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर 3 चीजें थी, टाइप सी पढ़ा रही हूं मैं इसके अंदर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर कोई भी डिमांड में चेंज आ रहा है कंज्यूमर की इनकम की वजह से, बाकी किसी चीज की वजह से चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ कंज्यूमर की जो इनकम है उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, वही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अब इसके भी टाइप्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो होती है। पॉजिटिव जब होती है जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी जीरो से ग्रेटर देन होती है। नेगेटिव जब हो जाती है जब वो जीरो से छोटी हो जाती है। और जीरो कब नेगेटिव होती है और जीरो कब होती है, जब वो इक्वल टू जीरो हो जाती है। पॉजिटिव में भी आपकी तीन चीजें आती हैं, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू द यूनिटी और आपकी लेस देन यूनिटी। ये चार्ट एज इट इज याद करिए, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या बोलती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बोलती है कि अगर किसी भी डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है आपकी इनकम के बढ़ने से, या आपकी इनकम के कम होने से उस चीज की डिमांड कम होती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी मेरी चीजें, अगर मेरा इनकम बढ़ता है उसकी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, या मेरी इनकम कम होती है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल, या तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं या तो दोनों चीजें कम हो रही हैं। रिलेशनशिप देखना है यहाँ पर इनकम और डिमांड का। इसीलिए यहाँ पर जो आपका इनकम ईवाई होता है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, इसमें तीन टाइप्स बताए थे मैंने, एक तो इक्वल टू वन, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। ये पॉजिटिव के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटरी और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी। अब आते हैं यहाँ पर आपकी इक्वल टू वन। यूनिटरी का हमेशा मतलब बराबर होता है, यानी आपकी जो चेंज आ रही है ना इनकम में, इक्वल कब होता है, इक्वल मैंने आपको इलास्टिसिटी में भी पढ़ा है, इक्वल जब होता है जब दोनों चीजें सेम अमाउंट से या सेम परसेंटेज से हो। जैसे मैंने आपको चॉकलेट का ऑफर वहां पे बताया था एग्जाम्पल, कि अगर मेरी 10% से प्राइस चॉकलेट की गिर रही है तो डिमांड जो है वो 10% से बढ़ रही है, यानी इक्वल में। उसी को बोलते हैं यूनिटरी। डिमांड चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन टू द चेंज इन इनकम, यानी आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है 50% से, तो आपकी जो डिमांड है वो भी 50% से इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी डिमांड, आपकी इनकम 50% से कम हो रही है तो आपकी डिमांड भी 50% से कम हो रही है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ना या कम होना। बहुत इजी है ये समझने के लिए, ठीक है। फिर होता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन यूनिटरी। लेस देन कब होता है, जब आपका इनकम तो इंक्रीज हो रही है बट बराबर नहीं हो रही है, यानी आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है वो 50% से अगर इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो डिमांड है वो 25% से इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने चॉकलेट का आपको बताया था ना, 10% से इंक्रीज हो रही है पर डिमांड 10% चॉकलेट के प्राइस गिर गए पर 5% डिमांड बढ़ गई, यानी उस जो परसेंटेज था प्राइस का, डिमांड परसेंटेज काफी कम था प्राइस से। यानी मेरी इनकम अगर 50% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो डिमांड है ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो 25% से ही बढ़ रही है, यानी आपकी इनकम से कम है डिमांड, ठीक है। बढ़ तो दोनों ही रही है, क्योंकि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी वही होती है ना, कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। अब यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिखना है, इक्वल है तो इक्वल से बढ़ेंगे, 50-50 दोनों बराबर। लेस देन है ना अगर इनकम इलास्टिसिटी, तो यानी आपका इनकम ज्यादा से बढ़ रहा है लेकिन आपकी डिमांड कम से बढ़ रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि अगर आपकी इनकम 50% से बढ़ रही है तो आपकी डिमांड जो है वो सिर्फ 25% से बढ़ रही है, ठीक है। और ग्रेटर कब होता है, इसका उल्टा कर दीजिए। जब आपका इनकम इलास्टिसिटी यूनिटरी से ग्रेटर होती है तो उल्टा कर दीजिए कि आपकी अगर इनकम 50% से बढ़ रही है तो डिमांड 100% से बढ़ रही है। ग्रेटर देन यूनिटी बता देना, तो आपका जो इनकम बढ़ रही है ना 50% से, तो डिमांड उससे भी ज्यादा डबल रेट पे बढ़ रही है, यानी आपकी 110% से बढ़ रही है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत इजी था ये। अब आता है नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम कब होती है, नेगेटिव इनकम जब होती है जब आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर डिमांड कम हो रही है। यही तो होता है नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा खराब चीज होती है ना। पॉजिटिव में तो दोनों साथ में बढ़ रहे थे और दोनों साथ में कम हो रहे थे, इनकम और आपका प्रोडक्ट। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, ठीक है।
नेगेटिव होती है आपके इंफीरियर गुड्स के अंदर। देखिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया हुआ ये चीज कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगी। अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो जो इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड मैंने पतंजलि का चॉकलेट लिया था कि पतंजलि की चॉकलेट है वो इंफीरियर क्वालिटी समझिए, इंफीरियर का मतलब खराब क्वालिटी के गुड्स। तो जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं खराब क्वालिटी का क्यों खरीदूंगी भाई चॉकलेट। मैं तो डेयरी मिल्क खरीदूंगी ना, या मंच खरीद मतलब और भी कुछ खरीदूंगी, किटकैट खरीदूंगी। तो मैं इंफीरियर क्यों खरीदूंगी। तो उल्टा हो गया ना, मेरी इनकम बढ़ने से डिमांड जो है वो इंफीरियर गुड्स की कम हो गई है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। ठीक है। फिर आती है जीरो। जीरो का मतलब चेंज ही नहीं होना, चेंज नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी। क्वांटिटी डिमांड भी सेम रहेगी इवन दो मनी इनकम इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब आपकी इनकम जो है वो क्वांटिटी डिमांड पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर ईवाई इक्वल टू जीरो होता है। कैसे नहीं करेगी, किस तरीके से नहीं करेगी, ये देखिए। अगर मेरी इनकम बढ़ गई या मेरी इनकम कम हो गई, इससे कोई फर्क नहीं आने वाला मेरी डिमांड पे। जैसे आपकी बेसिक चीजें सॉल्ट, शुगर, चीनी, नमक, ये आपका डेली का है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाती तो भी आप चीनी खरीदोगे, नमक खरीदोगे। अगर आपकी इनकम कम हो जाती तब भी आप चीनी नमक खरीदोगे। इससे देखिए आपके डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपके इनकम में चेंज होने से कोई भी डिमांड पे कोई चेंज ना होना, उसे बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना दूसरे गुड्स की वजह से, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये होते हैं आपके क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों चीजें एक ही में समझ लीजिएगा यहाँ पर। जब कंज्यूमर एक गुड्स एक प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या चेंज आता है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से, उस प्रोडक्ट पे क्या चेंज आता है, यानी रिलेटिव गुड्स के अंदर क्या चेंज आते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड बोला है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे होता है मैम, पॉजिटिव इसलिए होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि अगर एक बात बताइए, दोनों चीजें ना सेम डायरेक्शन में होती हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है। अगर दोनों का कोई भी प्राइस में चेंज होता है तो आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का चार्ट अपवर्ड की तरफ जाता है। अपवर्ड की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि अगर एक के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। इसी वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हम कॉफी पीना शुरू कर देंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसीलिए पॉजिटिव होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ गया, कार एंड पेट्रोल मैंने आपको बताया था, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कोई कार नहीं खरीदेगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। फिर होते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स, जिसका एक दूसरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता। ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको बोलते हैं जीरो या फिर नियर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। दो गुड्स होते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि दो गुड्स ऐसे हैं, जैसे आप लगा लीजिए वॉशिंग मशीन और सॉल्ट। समझ रहे हो आप, वॉशिंग मशीन का सॉल्ट से कभी भी कोई रिश्ता, अनरिलेटेड गुड्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इंडिपेंडेंट गुड्स। अब वॉशिंग मशीन के प्राइस बढ़ने से या कम होने से सॉल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। तो ये इंडिपेंडेंट गुड्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको सिर्फ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, उसको समझना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज रिलेट होती है। रटना नहीं है इकोनॉमिक्स को, नहीं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपका सारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट सेशन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी हद तक आपको दिखने को मिलते हैं। देखिए इलास्टिक इलास्टिक ये इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ समझिए इलास्टिसिटी जो होती है चाहे हायर हो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है ज्यादा चेंजेस आना। हायर इलास्टिसिटी है यानी अगर प्राइस में चेंज हुआ ना तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इन इलास्टिक लग गया ना, इन इलास्टिक का मतलब प्राइस में चेंज हो या ना हो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, ये बस आपको इतना याद रखना है। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, फालतू की कोई भी चीज नहीं है। जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस वही टॉपिक्स आपको करा रही हूँ और सिर्फ आपको जितना याद रखना है, जितनी चीजें आपको समझनी है, सिर्फ वही स्लाइड्स लेकर आती हूँ। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहें तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको जो जो याद रखना है, जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मैच द कॉलम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम में। आप चाहे तो पीवाईक्यू में जाके चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख देंगे, इंडिपेंडेंट गुड्स लिख देंगे और मैच द में लिख देंगे कि किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव होता है और किसका जीरो होता है।
फिर आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं, आप पीवाईक्यू चेक कर लीजिए। क्रॉस इलास्टिसिटी से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी मैच द कॉलम आया है। ये पूछा जाता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट से पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है। ये तीन ऑप्शन दिए जाते हैं और तीनों टाइप्स देके आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन दिया जाता है। इसीलिए मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ दो दो लाइन में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव, इंडिपेंडेंट है तो जीरो। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा जाते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाता है। इंडिपेंडेंट में दोनों का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं होता। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।